गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं क्लास 8 में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 2, जिसका नाम है ब्रिटिश प्रशासन नीतियाँ और प्रभाव। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। ब्रिटिश प्रशासन की नीतियाँ और प्रभाव के बारे में जानते हैं। तो देखिए, कर्नाटक युद्धों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी कंपनी को भारत के बाहर का रास्ता दिखा दिया। किसने? जब कर्नाटक युद्ध हुआ तो उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रतिद्वंदी कंपनी कौन थी? इनकी फ्रांसीसी कंपनी है ना, यानी कि इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रतिद्वंदी कंपनी थी फ्रांसीसी, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाहर निकाल दिया। प्लासी और बक्सर के युद्धों द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध और मुगल सम्राट पर अपना दबदबा स्थापित कर लिया। और क्या किया? प्लासी और बक्सर के युद्धों द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध और मुगल सम्राट पर अपना दबदबा स्थापित कर लिया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इलाहाबाद की संधि द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार मिल गए। और क्या हुआ? इलाहाबाद से जब इन्होंने संधि की तो इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकारी मिल गए। अब वे व्यापारी से प्रशासक बन गए और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई? व्यापारी से प्रशासक कंपनी बन गई। कंपनी की महत्वाकांक्षा में वृद्धि होती गई और दक्षिण भारत में मैसूर के साथ युद्ध करके दक्षिण भारत को अपने अधिकार में ले लिया। और क्या हुआ? इनकी महत्वाकांक्षा जैसे जैसे इनको अधिकार प्राप्त होते गए वैसे वैसे इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और इन्होंने क्या किया? दक्षिण भारत में मैसूर के साथ युद्ध करके दक्षिण भारत को अपने अधिकार में ले लिया। दूसरी तरफ उत्तर भारत में मराठों को युद्ध में पराजित करके संपूर्ण उत्तर भारत को अपने झंडे के नीचे ले लिया और यहाँ से उत्तर भारत को भी इन्होंने अपने अधिकार में लिया। जिन राज्यों को कंपनी द्वारा अपने अधिकार में नहीं लिया गया था और जो अधिकार थे जिनको कंपनी ने अपने अधिकार में लिया था, उनके साथ इन्होंने संधि कर लिया। क्या कर लिया? संधि करके उनको अपने वर्चस्व में ले लिया। संधि करके भी अपने साथ उनके साथ मिल गए और उनको अपने वर्चस्व में स्थापित कर लिया। अर्थात सन 1857 ईस्वी तक संपूर्ण भारत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधिकार में हो गया। और क्या हुआ? सन 1857 ईस्वी तक पूरा भारत अंग्रेजों के अधिकार में हो गया। इस प्रकार लाभ कमाने वाली व्यापारिक कंपनी ने भारत की राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर सत्ता प्राप्त कर ली। किंतु सत्ता प्राप्त इस कंपनी के कर्मचारियों का मूल चरित्र वही एक व्यापारी था। वही एक व्यापारी तथा दलाल का बना रहा, जो प्रशासन के लिए अक्षम ही नहीं बल्कि प्रशासनिक योग्यताओं से भी दूर थे। कंपनी द्वारा नियुक्त अब तक के कर्मचारी अर्धशिक्षित, अदूरदर्शी, बेईमान और धन के लालची थे। उनका उद्देश्य धन प्राप्त करना था, इसके लिए वे किसी भी सीमा तक जा सकते थे। अतः व्यापारी प्रशासक का व्यवहार तथा स्थायित्व के लिए दूरदर्शी एवं नीति कुशल बनना आवश्यक हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने इन्हीं कर्मचारियों से प्रशासक का कार्य लेना था, जिसके लिए समय समय पर नियम पारित किए गए। कर्मचारियों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के प्रयास किए गए। उनको प्रशासक का व्यवहार करना सिखाया गया। किसको? कर्मचारियों को। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उनको क्या किया? अंकुश लगाने के लिए प्रयास किए गए और उनको प्रशासक बनाने के लिए प्रशासक का व्यवहार सिखाया गया। इस इंग्लैंड से कुछ पढ़े लिखे अफसर और कर्मचारी भेजे गए। और क्या हुआ? इसके लिए इंग्लैंड से कुछ पढ़े लिखे अफसर और कर्मचारी भेजे गए। इतना सब कुछ करने के उपरांत भी कंपनी के कर्मचारियों का मूल चरित्र व्यापारिक ही बना रहा। वे अपनी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जिसका नुकसान भारतीय जनता को उठाना पड़ा। कंपनी के कर्मचारियों ने भारतीय व्यापारियों, किसानों, दस्तकारों, राजा महाराजाओं आदि सभी को लूटा। अब देखिए, बंगाल में दोहरा शासन प्रबंध। बंगाल में क्या था? दोहरा शासन प्रबंध था। बक्सर युद्ध के बाद कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि कर ली। किसने? बक्सर युद्ध के बाद कंपनी ने क्या किया? मुगल सम्राट शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि कर ली, जिसके अनुसार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार कंपनी को मिल गए थे। इसके अनुसार क्या हुआ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार कंपनी को मिल गए। दीवानी के अधिकार मिल जाने से कंपनी का बंगाल के समस्त राजस्व पर अधिकार हो गया। बंगाल के नवाब नजमुद्दौला ने बंगाल की निजामत के अधिकार भी कंपनी को सौंप दिए, किंतु कंपनी इतना बड़ा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं थी। वह केवल सेना तथा कोष पर अपना अधिकार करना चाहती थी। इस समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। वह जानता था कि कंपनी के पास अभी
इतनी शक्ति नहीं है कि वह एक साथ दीवानी तथा निजामत के कार्य देख सके। क्लाइव ने काफ़ी सोच विचार के बाद निजामत का कार्य बंगाल के नवाब पर छोड़ दिया और दीवानी का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। उस टाइम पे कौन था वहाँ का गवर्नर बंगाल का? रॉबर्ट क्लाइव था। तो वो जानता था कि कंपनी की अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वह दीवानी और निजामत दोनों का कार्य देख सके, यानी कि वो दीवानी भी देख सके और यानी शासन भी चला सके और वहाँ की कोष और सेना को भी देख सकते। तो उसने क्या किया, उसने निजामत का कार्य बंगाल के नवाब पर छोड़ दिया और दीवानी का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। निजामत अर्थात शासन करना, शांति व्यवस्था तथा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा, और फौजदारी का कार्य बंगाल के नवाब के पास रहा। राजस्व, भूमि कर वसूल करने के लिए कंपनी ने रजा खां और सिताब राय को नियुक्त किया। रजा खां को बंगाल का और सिताब राय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया। प्राप्त राजस्व में से निजामत का वह बंगाल के नवाब का खर्च और मुगल सम्राट को पेंशन देने के बाद शेष राशि कंपनी के कोष में जमा की जाती थी। इस प्रकार बंगाल की शक्ति कंपनी तथा नवाब के बीच विभक्त हो गई। इसी को बंगाल का दोहरा शासन प्रबंध कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आया, यानी बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था थी। कौन कौन सी? निजामत का कार्य बंगाल के नवाब देखते थे और जो दीवानी का काम था वो कौन देखते थे? रॉबर्ट क्लाइव देखते थे। दोहरे शासन के दुष्परिणाम। बंगाल की समस्त शक्ति कंपनी के हाथों में थी, किंतु वह अपने उत्तरदायित्व से मुक्त थी। नवाब के पास शासन का संपूर्ण दायित्व था, परंतु उसके पास ना तो शक्ति थी और ना ही धन था। कंपनी के पास सेना और कोष दोनों थे, किंतु शासन और सुरक्षा के प्रति उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। परिणाम स्वरूप बंगाल के दोहरे शासन प्रबंध ने बंगाल की जनता को अपार कष्टों में डाल दिया। द्वैध शासन के कारण बंगाल की कृषि, उद्योग और व्यापार सभी कुछ नष्ट होते गए। साधारण जनता दरिद्रता और कंपनी के अत्याचारों से पीड़ित थी। ऐसी स्थिति में हाहाकार मच गया। सन 1772 ईस्वी में कंपनी द्वारा वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। और क्या किया गया? सन 1772 में कंपनी द्वारा बंगाल का गवर्नर किसे बना दिया गया? वारेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया। उसने दोहरे शासन प्रबंध की कुप्रथा को 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया और निजामत तथा दीवानी का अधिकार प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया। इस टाइम पे क्या हुआ? जब यहाँ के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बने तो उन्होंने दोहरे शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और शासन भी खुद देखने लगे और शासन का प्रबंध भी करने लगे। बंगाल के नवाब का पद पूरी तरह से पेंशन का बना दिया गया। अब देखिए आगे हम जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। 1773 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्वतंत्र व्यापारिक संस्था थी। कंपनी के कार्यों का संपूर्ण प्रबंध एक संचालन समिति करती थी। यह समिति कंपनी के कर्मचारियों को नियुक्त और पदच्युत करती थी। कंपनी ही व्यापारिक नीति निर्धारित करती, सेनाओं की व्यवस्था करती और विदेश नीति को निर्धारित करती। परंतु सन 1757 ईस्वी के बाद कंपनी का मूल चरित्र बदल चुका था। वह मात्र व्यापारिक कंपनी न रहकर प्रशासनिक कंपनी बन चुकी थी। इंग्लैंड की सरकार कंपनी के कार्यों से अनभिज्ञ बनी नहीं रह सकती थी। बंगाल की लूट, वहाँ की कानून व्यवस्था और कर्मचारियों के अत्याचार से पीड़ित बंगाल की जनता की जानकारी उसको थी। बंगाल के दोहरे शासन प्रबंध ने किस प्रकार बंगाल की व्यवस्था को तहस नहस किया था, इसकी भी उसको जानकारी थी। अपार धन संपदा जमा करने के बाद भी कंपनी की वित्तीय स्थिति संकट में थी। इससे ब्रिटिश शासन ने सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इस एक्ट के दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, कंपनी के संगठन के दोषों को दूर करना और दूसरा, भारत में कंपनी के शासन के दोषों का निराकरण करना। रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने के कुछ और भी कारण थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल व्यापारिक संस्था ही नहीं अपितु वह एक राजनीतिक संस्था भी बन चुकी थी। उसके कार्यों एवं अधिकारियों में परिवर्तन आ चुका था। कंपनी को अब युद्ध और संधि के दायित्व भी निभाने थे। न्याय, सुरक्षा और राजस्व के कार्य भी उसके पास थे। कंपनी के शासनकाल में भारतीय प्रांतों की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में तीव्र गति से गिरावट आई थी। कंपनी के कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। वे कंपनी के हितों को पूरा करने के स्थान पर स्वयं की स्वार्थ पूर्ति में लगे थे। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर अंकुश लगाने के लिए सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया तथा इसे सन 1774 ईस्वी में लागू किया। ठीक है, तो आप यहाँ तक इस वीडियो हमारे ये समाप्त होता है। आप यहाँ तक इसको पढ़िए और समझिए। अब अगले वीडियो में हम आपको बताते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान। जब तक आप इसको पढ़िए और समझिए।